पेज पे, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको समझाया, अब है सेल वॉल। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मुझे वॉल में से जाना हो तो मैं जा पाऊंगी, नहीं जा पाऊंगी ना, लेकिन डोर में से मैं जा पाऊंगी। तो यही डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में। सेल मेम्ब्रेन में से कंपोनेंट जो है वो डिफ्यूज हो सकते हैं, सेल वॉल में से नहीं हो सकते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल या प्लांट सेल में अवेलेबल होते हैं, जबकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही अवेलेबल होती है। मतलब कि हम एनिमल में आते हैं तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल किस में होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होगी। सेल मेम्ब्रेन हमारे में प्रेजेंट होगा, प्लांट के अंदर सेल वॉल होगा। और देखो, द एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और उसके आउटर में सेल वॉल होता है, जिसका शेप जो है वो फिक्स होता है, रिजिड आउटर कवरिंग होता है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड का बना है, वैसे प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज इज वन काइंड ऑफ मटेरियल। तो सेल्यूलोज जो है वो कैसा मटेरियल है, बहुत कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसीलिए वो सेल को एक डेफिनेट शेप और एक स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है, जो प्लांट के प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में इंक्लूड है। अभी लिविंग प्लांट सेल जो है वो क्या करते हैं, जब सेल में से वाटर जो है वो लूज कर देते हैं बाय मीन्स ऑफ ऑस्मोसिस। प्लांट के सेल में से वाटर जो है वो लूज हो गया, इसकी वजह से वो सेल जो है वो क्या हो गया, श्रिंक हो गया, या तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसकी साइज जो है वो छोटी हो गई सेल वॉल से, ठीक है। तो ये प्रोसेस को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, द losing of water caused to the shrinkage of the cell, and that process in a plant is called as a plasmolysis. वेरी केयरफुल, देखो ये सारी प्रोसेस 1 मार्क में पूछी जा सकती है। राइट डाउन अबाउट द ऑस्मोसिस, राइट डाउन अबाउट द प्लाज्मोलाइसिस, राइट डाउन अबाउट द एंडोसाइटोसिस। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो, सेल वॉल जो है वो परमिट द सेल ऑफ द प्लांट्स and fungi and bacteria to withstand a very dilute external media without the bursting. कभी कभी क्या होता है कि जो डाइल्यूट मीडियम में जब रखा जाए तो प्लांट के सेल होते हैं या फंगाई के सेल होते हैं या बैक्टीरिया के सेल होते हैं, वो जैसे मैंने आपको प्लाज्मोलाइसिस समझाया कि उसको जब मैंने वाटर लूज हो जाता है तो वो फट जाता है, तो उसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। लेकिन कुछ जगह पे सेल वॉल जो है फंगाई के, बैक्टीरिया के, वो उसको बर्स्ट नहीं होने देते, मतलब उसको फटने नहीं देते हैं। वो लाइसिस जो है वो प्रिवेंट कर भी सकता है। जो सेल जो है वो स्वेल्स एंड बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। कभी कभी सेल जो है वो स्वेल होके प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल पे, और सेल वॉल जो है वो उसको काउंटर एक्ट भी कर लेती है, ठीक है। तो दैट इज डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम। पहली ऑर्गेनल कौन सी देखी हमने, सेल मेम्ब्रेन, दूसरी देखी सेल वॉल, अब तीसरी हम लोग देख रहे हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है, तो न्यूक्लियस जो है, हम लोगों ने जब सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको ऑनियन का स्लाइड जो है वो बताया था। उसमें मैंने बोला था कि बीच का जो सेंटर का जो ब्लैक डॉट है दैट इज न्यूक्लियस। तो जब हम लोगों को न्यूक्लियस देखना हो, सेल को हम लोग स्टेन करते हैं। मैंने उस दिन आपको समझाया था कि ट्रांसपेरेंट सेल देखने के लिए उसको कलर सॉल्यूशन में रखा जाता है। उस टाइम पे हम लोगों ने सैफ्रनिन यूज किया था। तो apart that the safranin we can use the iodine solution also to color the cell। तो जब हम लोग कलर करते हैं तो आयोडीन सॉल्यूशन का जब यूज करेंगे हम लोग, तो वो समवट डार्क कलर देगा, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सैफ्रनिन सॉल्यूशन यूज करते हैं, मिथिलिन ब्लू यूज कर सकते हैं टू स्टेन द सेल। सेल को कलर करने के लिए हम लोग ये सारे रिएजेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, मिथिलिन ब्लू, सैफ्रनिन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे याद रखना कौन कौन से सॉल्यूशंस जो है वो कलर करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जब हम लोग कलर करेंगे तब हमको सेंटर में एक अलग से सर्कल जैसा दिखेगा, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस। अब देखो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62, तो पेज नंबर 62 पे हम लोग क्या है, डिटेल हमारी न्यूक्लियस के बारे में है। तो सेल का जो सेंटर है वो है न्यूक्लियस। मैंने आपको फर्स्ट जब ये चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने ऑनियन सेल का आपको बताया था। तो ऑनियन सेल में मैंने आपको जो स्लाइड थी वो समझाई थी कैसे ऑनियन सेल की स्लाइड जो है वो बनानी है, और उसमें मैंने आपको बोला था कि बीच का जो सेंटर का ब्लैक डॉट है वो न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बोला सेल का आउटर लेयर है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वैसे न्यूक्लियस का भी लेयर
लेयर है जो सेल को सेल से न्यूक्लियस को अलग करता है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होता है, 2 लेयर होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बोला कि सेल के मेम्ब्रेन जो है वो अलाउ करता है कोई भी चीज़ों को आने के लिए जाने के लिए, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, पोर होते हैं, मतलब होल होते हैं जो मटेरियल को अंदर सेल के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जिसका शेप रोड शेप होता है, रॉड जैसा शेप दिखता है उसका, ठीक है। और सेल जो है जब डिवाइड होता है तब ये क्रोमोसोम्स जो है वो एक्टिव होते हैं। अब क्रोमोसोम्स क्या है, जैसे हमारा कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ें मेमोरी जो है वो स्टोर रहती है, वैसे हमारे सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर करके रखता है। और जब पेरेंट जनरेशन से फ्यूचर जनरेशन तक ये क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होकर आगे जाते हैं तब वो जनरेशन को इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। अब क्रोमोसोम्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होती है दैट इज डीएनए, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्रोमोसोम्स जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। और जब डीएनए प्रेजेंट होता है तब उसमें पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होता है। अब क्रोमेटिन जो है वो सेल डिवाइड के टाइम पे थ्रेड स्ट्रक्चर में हमको दिखता है। अब न्यूक्लियस जो है उसका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिप्रोडक्शन के टाइम। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन टाइम पे ही सिंगल 1 सेल जो है वो डिवाइड होके 2 सेल डॉटर सेल जो है वो बनाते हैं। तब ये सेल डिविजन के टाइम पे प्रोसेस जो होती है वो सारी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में डीएनए के अंदर स्टोर होती है। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसके अंदर मैंने आपको बोला था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, अनडेवलप्ड होता है या तो होता ही नहीं है। तो जब नहीं होता है तो अगर डेवलप नहीं होता है तो उसमें जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो उसके टाइम पे एक डेफिनेट रीजन जो है उसको न्यूक्लियर रीजन बोला जाता है। और उसके अंदर जो जीनेटिक मटेरियल जहाँ पे स्टोर होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड्स। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियोइड्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल आपको देखो फिगर 5.4 में दिख रहा है प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल तो वेल डिफाइंड होता है, उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और स्टोर होता है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। अब नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेल है साइटोप्लाज्म। तो प्लाज्म मतलब लिक्विड, साइटो मतलब सेल। तो जो लिक्विड सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म जो है वो बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म जो है वो ऑर्गेनेल को एक मीडियम प्रोवाइड करता है कि सेल की सारी ऑर्गेनेल जो होती है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड होती है, उसको एक मीडियम प्रोवाइड करने का काम करता है। बहुत सारी ऑर्गेनेल जो होती है उसको बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। क्यों उसको मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल बोला गया? 2 मेम्ब्रेन हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल का मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन। अगर ऑर्गेनेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच है देन दैट ऑर्गेनेल इज कॉल्ड अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। सारी ऑर्गेनेल मैंने आपको बोला कि हम लोग ईच एंड एवरी ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर, उसका लोकेशन जो है वो आपको याद रखना है। तो अगर आपको बोला जाए कि ये ऑर्गेनल मेम्ब्रेन बाउंडेड है तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये ऑर्गेनल या तो मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से, ठीक है। तो उसका लोकेशन आप ऐसे बता पाओगे, ठीक है। और अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो वो फ्रीली साइटोप्लाज्म में अवेलेबल होती है। इसीलिए साइटोप्लाज्म उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देके एक मैकेनिकल सिस्टम प्रोवाइड करता है।